हेलो एवरीवन, मैं अर्पिता हेल्थ प्लैनेट एकेडमी की तरफ से आप सबके साथ एक बार फिर से मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी लेट के लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग फूड्स आइटम विच आइटम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अल्कोहल विड्रॉल क्लाइंट। अभी इसमें समझने वाली बात क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है। अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा गया है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होता है कि कौन सी चीज हमें नहीं करनी है या नहीं देनी है। अगर वर्ड इंडिकेटेड आता है तो मतलब क्या होता है कि हमें वो चीज करनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब क्या होता है, हमें वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अल्कोहल विड्रॉल क्लाइंट। अल्कोहल विड्रॉल क्लाइंट मतलब अल्कोहल, जो पेशेंट अल्कोहल ले रहा है और उसने अल्कोहल छोड़ दिया है। ठीक है, तो उस क्लाइंट में कौन सा फूड आइटम जो कि लिस्टेड है नीचे, इनमें से कौन सा फूड आइटम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि नहीं देना है। ठीक है, तो सबसे पहला है मिल्क, देन रेगुलर कॉफी, फ्रूट जूस एंड नन ऑफ द अबव। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं देना, मतलब नहीं देना है, तो नन ऑफ द अबव पहले ही निकल गया। देन नेक्स्ट आता है फ्रूट जूस। हम ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फ्रूट जूस नहीं देना होता है। कुछ डिजीज कंडीशंस में होता है कि डिपेंड करता है फ्रूट जूस किसका है। ठीक है, विटामिन सी, कुछ डिजीज कंडीशन में विटामिन सी नहीं देना चाहिए मेडिसिन के साथ क्योंकि उसका इफेक्ट कम हो जाता है, या और कोई विटामिन नहीं देना चाहिए, उसको मिल्क के साथ नहीं देना चाहिए। तो सिर्फ फ्रूट जूस लिखा है तो अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम उसको दे सकते हैं फ्रूट जूस। मिल्क भी देते हैं। आया रेगुलर कॉफी। कॉफी क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि कॉफी में होता है कैफीन। ठीक है, कॉफी में होता है कैफीन, और कैफीन क्या करता है, पेशेंट का जो लेवल ऑफ सीएनएस स्टिमुलस कर देता है। कॉफी क्या करता है, सीएनएस स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करता है, एजिटेटेड फील करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो उसका सीएनएस है, मतलब वो एकदम से कैफीन हमारी बॉडी में, अगर किसी नॉर्मल इंसान की बॉडी में भी कैफीन जाता है तो वो बहुत अलर्ट हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई करते टाइम पे कॉफ़ी लेना चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी लेना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सीएनएस होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट इंसोम्निया होगा। ठीक है, एजिटेशन होगा, इरिटेटेड बिहेव करेगा। इंसोम्निया में क्या होगा, स्लीप डिक्रीज होगी पेशेंट की। उसकी वजह से क्या होगा, वो इरिटेटेड फील करेगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस की होता है कि अगर हमने पेशेंट अल्कोहल विड्रॉल का है और उसको हमने कैफीन दी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, रेगुलर कॉफी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डाइसल्फिराम थेरेपी इज टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। डाइसल्फिराम थेरेपी जो होती है वो किस टाइप की बिहेवियरल थेरेपी है। अभी हमें पता होना चाहिए कि डाइसल्फिराम थेरेपी क्यों देते हैं। डाइसल्फिराम थेरेपी हम देते हैं अल्कोहल पेशेंट को। ठीक है, जैसे कि हमने पहले अल्कोहल विड्रॉल जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम डाइसल्फिराम थेरेपी देते हैं। ठीक है, तो वो इसमें पहला थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी पहला कौन सा है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सेकंड है एवर्जन थेरेपी। थर्ड टोकन इकोनॉमी एंड फ्लडिंग। अभी फ्लडिंग क्या होता है, फ्लडिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर। किसी भी पेशेंट, अगर एक पेशेंट है उसको सपोज फोबिया है, ठीक है, किसी भी चीज से फोबिया, तो उसको जिस भी चीज से फोबिया है उसको डायरेक्ट हम एक्सपोज कर देंगे उस चीज से, तो वो थेरेपी क्या कहलाती है, फ्लडिंग। ओके, देन आता है टोकन इकोनॉमी। ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि तुम जितने अच्छे काम करोगे और हमारे पास आओगे उस काम को लेके, हम आपको एक टोकन इकोनॉमी देंगे। ठीक है, तो वो डे बाय डे, एक दिन कोई पेशेंट आया, वो हाँ ठीक है मैंने आज अच्छा काम किया तो उसको 1 हो गया, फिर +1, फिर अगले दिन आया, फिर +1, फिर +1। तो ऐसे करके जब उससे बोलेंगे कि तुम्हारे जब 30 तुम्हारे पास टोकन इकोनॉमी होंगे तो तुम उसके थ्रू कुछ अच्छा कर सकते हो, या बाहर से कुछ खरीद सकते हो, या उतने का तुम्हें बाहर घूमने को जाने को मिलेगा, पिकनिक जाने को मिलेगा, या तुम्हारी फेवरेट फ्रूट खाने को मिलेगा, तुम्हें कुछ मतलब जो उसका फेवरेट चीज़ है वो करने का
चांस मिलता है। डिपेंड करता है कि आपने क्या टोकन इकोनॉमी रखी है, कुछ लोग 15 रखते हैं, कुछ लोग 30 रखते हैं। तो ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट है किसी भी मेंटल पेशेंट के लिए। ओके, हमने सुना होगा रीइंफोर्समेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दो तरह का रीइंफोर्समेंट होता है। तो वो डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे स्टिक करेंगे। आता है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट को जब हम अल्कोहल के साथ कुछ देते हैं तो वो क्या करता है, एक अनप्लेजेंट बिहेवियर शो करता है जो कि पेशेंट को नहीं पसंद आता है। हम उसके अल्कोहल में उसके साथ कुछ उसको मिला के देते हैं। डाइसल्फाम थेरेपी इसी को कहते हैं कि जब हम पेशेंट को उसमें कुछ मिला के देते हैं तो वो अनप्लेजेंट, उसको वॉमिटिंग होती है या वो इरिटेटेड हो जाता है, उसको चक्कर आने लगता है, ये सारे सिम्टम शो करने लगता है, तो उसको हम कहते हैं एवर्जन थेरेपी। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, इसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करके हम पेशेंट को एक्सपोज करते हैं धीरे। जैसे फ्लडिंग में हम डायरेक्ट पेशेंट को किसी भी चीज़ में एक्सपोज कर देते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप पहले पेशेंट के लिस्ट डाउन करते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी हायरार्की के अकॉर्डिंग उसको धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 2 स्टेप 3 करके हम उसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एवर्जन थेरेपी। इसका आंसर होगा एवर्जन थेरेपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, which among the following information is required by the nurse to make the client return to pre-crisis level of functioning? Pre-crisis level means, सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्री क्राइसिस लेवल। प्री क्राइसिस मतलब क्राइसिस जो होने से जस्ट पहले, जैसा मतलब नॉर्मल पेशेंट को कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें इन 4 ऑप्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरत है पता करने के लिए कि हम कैसे पेशेंट को प्री क्राइसिस लेवल में ला सकते हैं, ठीक है। तो फुल नॉलेज रिगार्डिंग द इवेंट, फुल नॉलेज अगर हम पेशेंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि हाँ पेशेंट को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उससे हमारे ट्रीटमेंट में इफेक्ट आएगा। मतलब कैसे हम क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज कर सकते हैं पेशेंट के लिए, ओके। तो ये नहीं होगा। देन फैमिली सपोर्ट मिलता है, बट फिर भी अगर पेशेंट खुद से कोशिश नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं हो सकता है। देन ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट सी इज सोशल सपोर्ट ऑफ द सिस्टम। देन फोर्थ इज पर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। अगर जब तक पेशेंट खुद से कोशिश नहीं करेगा, वो खुद का स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी और पावर नहीं दिखाएगा कि हाँ मुझे ठीक होना है, मेरे साथ जो हुआ इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम उसको बेटर करेंगे। तो प्री क्राइसिस लेवल में पेशेंट खुद से ही जाता है। जब तक वो हम कुछ भी करते हैं, जब तक हम खुद से नहीं कर सकते हैं तब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो पेशेंट का स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेंथ और पावर काम आएगा प्री क्राइसिस लेवल के तक पहुंचने के लिए। देन नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट suited for the client with histrionical personality disorder who is responsible to situation in educated manner, ठीक है। अगर पहले तो हिस्ट्रोनिटिकल पर्सनालिटी होती क्या है, ये एक तरह का ड्रामेटिक पर्सनालिटी होती है। जब इंसान को अटेंशन नहीं मिलता है, वो अटेंशन सीक करने के लिए जो बिहेव करता है, अटेंशन सीकिंग के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, वो होता है हिस्ट्रोनॉटिकल पर्सनालिटी। तो उससे कौन सा ऐसी सिचुएशन है जिससे कि पेशेंट ओवरकम करेगा? पहला बिहेवियर थेरेपी इतनी काम नहीं आती है इसमें, बिकॉज हम उसको ऐसी थेरेपीज देते हैं जिससे वो रियलाइज करता है कि हाँ जो मैं हूँ वो वही हूँ मैं, ठीक है। देन रोल प्ले, आइसोलेशन ऑफ द क्लाइंट, आइसोलेट करके कोई फायदा नहीं है। थेरेपेटिक कम्युनिटी, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। तो इसका आंसर होगा रोल प्ले ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसको रोल प्ले कराएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, उसको समझाएंगे कैसे करना है, कैसे है चीज़ें, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कंडीशन इन विच thought enters into the mind of the person who through he does not want to think about them, okay। ऐसी कंडीशन जो कि पेशेंट सोच, माइंड ऑफ द पर्सन उसके दिमाग में चल रही है बट वो नहीं सोचना चाहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम सप्रेशन और रिग्रेशन क्या है, ये दोनों एक तरह के डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है।
देन आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या है? अ फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ। एंड ऑब्सेशन, ऑब्सेशन इज अ रिपीटेशन, रिपीटेटिव थॉट, किसी भी चीज का रिपीटेटिव थॉट आना उसको कहते हैं ऑब्सेशन। तो यहीं पे सेम पूछा है कि कंडीशन इन विच थॉट्स इंटर्स इनटू द माइंड ऑफ द पर्सन, ठीक है, वो नहीं सोचना चाहता बट स्टिल वो सोच रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑब्सेशन। ओके, डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीव होता है, रिग्रेशन एंड सप्रेशन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का एक टॉपिक है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑब्सेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज थेरेपेटिक रिलेशनशिप ऑफ द रिलेशनशिप फॉर द नर्स इज, सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है? ए, रिमेन एज अ थेरेपेटिक एंड प्रोफेशनल। ऑब्वियसली अगर एक नर्स है वो कॉन्शियस है कि हाँ मैं नर्स हूँ या फिर मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो वो अपने एक बाउंड्रीज में रहेगी, ठीक है। बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द क्लाइंट्स बिहेवियर को समझना है। डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ अ सेल्फ एंड प्रोफेशनल रोल रिलेशनशिप, मतलब खुद को सबसे पहले समझना और उसके बाद एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना पेशेंट से। एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग द रियल नीड ऑफ द पेशेंट। तो ये सारे जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये नहीं आते हैं इसके अंदर। इसमें आता है डेवलपिंग एंड अवेयरनेस। हमने जौहरी विंडो पढ़ा होगा, उस विंडो में 4 ब्लॉक्स होते हैं। उसमें सबसे जौहरी विंडो में जौहरी विंडो इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ होता है, देन अवेयरनेस ऑफ अदर्स होता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले नर्स को क्या करना है, खुद डेवलप अ सेल्फ अवेयरनेस, एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना है ताकि वो एक पेशेंट से एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना सके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज टू प्रोवाइड। सेल्फ हेल्प ग्रुप, कई सारे ग्रुप होते हैं हमारी सोसाइटी में जो कि प्रोवाइड करते हैं हेल्प टू द नीड वंस। तो इसमें से एक ग्रुप का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? सपोर्ट, कॉन्फिडेंशन, देन साइकोथेरेपी एंड अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है बट उस हद तक नहीं बढ़ाता है जिस तरह से और दूसरे ग्रुप्स बढ़ाते हैं। साइकोथेरेपी तो एक साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट ही प्रोवाइड करता है। कॉन्फ्लिगेशन मतलब क्या होता है कि किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? सपोर्ट करता है दूसरे ग्रुप्स को, लोगों को मिला के उनका एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया एक्सपीरियंसिंग वॉइस विच स्टेट दैट यू आर बैड एंड शुड डाई, ठीक है। अभी क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सिजोफ्रेनिया का एक पेशेंट है, ठीक है। वो अभी सिजोफ्रेनिया के ये टाइप्स पूछ रहा है, इसने सीधा सीधा बोल दिया है, ये टाइप्स के बारे में बात करने वाला है, ठीक है। क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया एक्सपीरियंसिंग वॉइस, ठीक है, विच स्टेट्स दैट यू आर बैड। वॉइस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वॉइस दैट यू आर बैड एंड शुड डाई, कोई उससे बोल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिल्यूजन। हमने अभी देखा ये एक फॉल्स बिलीव होता है, तो ये तो होगा नहीं। देन इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है? कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ओके, इसमें प्रेजेंट होती है बट इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देन ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी जब पर्सन अपने आप को बहुत बिग पर्सनालिटी समझने लगता है, ठीक है। देन हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन कई तरह के होते हैं। हैलुसिनेशन मतलब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं प्रेजेंट है, स्टिल पेशेंट उसको परसीव कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे होते हैं। ऑडिटरी हैलुसिनेशन, विजुअल हैलुसिनेशन, ठीक है, टेक्टाइल हैलुसिनेशन, तो कई सारे टाइप्स के हैलुसिनेशन आते हैं। तो ये वॉइस मतलब ये ऑडिटरी हैलुसिनेशन की बात कर रहा है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? हैलुसिनेशन। Then next question is, termination of interpersonal relationship start in the phase, means IPR की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो अभी हम जाएंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के फेजेस में। तो फेजेस कितने होते हैं? 4 फेजेस होते हैं, ठीक है।
4 फेजेस होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। पहला होता है प्री इंटरेक्शन फेज या प्री ओरिएंटेशन, ठीक है। प्री ओरिएंटेशन मतलब क्लाइंट से मिलने से पहले हम क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये, जैसे सपोज शिफ्ट चेंज होती है डॉक्टर्स की या नर्सेस की, तो क्या होता है डॉक्टर्स क्या करते हैं या नर्सेस क्या करते हैं, अपना जो भी क्लाइंट का है वो सारा हैंड ओवर करते हैं, तो वो होता है प्री इंटरेक्शन फेज। मतलब वो उसके बारे में सब बताते हैं कि ये पेशेंट ऐसा है, ये ऐसी ऐसी कंडीशन पे है, ये चीज़ें इसके साथ हो चुकी है या होने वाली है, ये करवाना है, ये लैब रिपोर्ट भेजनी है, ये इन्वेस्टिगेशन करना है। तो वो कौन सा फेज आता है, फर्स्ट फेज प्री इंटरेक्शन। देन आता है ओरिएंटेशन। फिर क्या होता है कि पेशेंट हमने सारा डेटा ले लिया दूसरे स्टाफ से, अब हम गए पेशेंट के पास, हम उससे मिले, हमने उससे बात किया, हाँ आप ठीक है, हम मेरे पास, मैं आपका नेक्स्ट वो हूँ, केयर टेक हूँ और ये चीज़ें, तो वो कौन सा आ गया, ओरिएंटेशन। मतलब हमने आप एक दूसरे ने, पेशेंट और स्टाफ ने क्या किया, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉकिंग फेज, ठीक है। हमने बात कर लिया, एक इंटरेक्शन बना लिया, IPR मेंटेन कर लिया, अब हमें क्या काम करना है, अच्छा इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, हमें डायग्नोसिस बनाना है, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग पेन हो रहा है पेशेंट को, तो पेन कैसे रिलीव करना है, फीवर है तो फीवर कैसे रिलीव करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें बना के करना है, जो भी हमने सोचा है वो उसको वर्किंग फेज में लेके आना है। देन आता है टर्मिनेशन, कि हाँ ठीक है मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, मैं जा रही हूँ और इतना आपका इतना मतलब जो हमने गोल डिसाइड किया था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो आता है टर्मिनेशन, मतलब एंड फेज में, ठीक है। नेक्स्ट फिर पूछा है टर्मिनेशन ऑफ, मीन्स पूछा गया है टर्मिनेशन कब स्टार्ट हो जाए, पेशेंट से हम मिलते हैं तो उसका उस इन चारों फेजेस में हमारा जो टर्मिनेशन होता है वो कब स्टार्ट होना चाहिए। तो टर्मिनेशन हमेशा हमारा ओरिएंटेशन फेज में ही स्टार्ट हो जाता है, जब हम पेशेंट से मिलते हैं, पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, पेशेंट कैसा है, तो हम एक डायग्नोसिस फॉर्म करते हैं और वहाँ पे प्लान करते हैं कि पेशेंट को क्या क्या करना है और कितनी देर में इसको खत्म करना है या कितने दिन में इसको एंड अप करना है। तो एंड जो होता है, जो हमारा एंड मतलब एंड जो स्टेट होता है वो हमारा ओरिएंटेशन फेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दीज आर द, ये फेसेस थे सारे। जब हम IPR पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, उसमें फेजेस आते हैं, तो वो उसमें हम डिटेल में अपनी क्लास में देखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने 10 MCQs मेंटल हेल्थ नर्सिंग के डिस्कस किए आज। सो अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो और आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।